सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार। एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आपकी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं जगनारायण जी और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हसनैन जी और विशेषज्ञ राजीव सिंह जी। आज हमने आपकी बहस में शामिल किया है कुर्नी विधानसभा उपचुनाव। दरअसल कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में लगातार प्रचार हो रहे हैं और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन इस दौरान प्रचार के दौरान जो चीजें सामने आ रही हैं उनमें कुछ चीजें प्रमुख ये है कि यह बात छन के आ रही है कि जिसका आधार वोट खिसका वो फ्रेज से बाहर हुआ। दूसरा, जो नाराज वोटरों को जितना मना ले वो उतना कामयाब होगा। तो बहरहाल वो वहां क्या स्थिति है वो तो 5 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जहां तक जगनारायण जी का सवाल है, जगनारायण जी सॉरी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रवक्ता अजफर शमसी जी। अजफर जी, पहला सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं। अजफर शमसी जी, क्या आपने कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में क्या आपको लगता है कि आपका आधार वोट खिसक रहा है? शमसी साहब, हाँ। म्यूट फ्री करें। हेलो, म्यूट फ्री कराएं। अनम्यूट आपकी करिए। आवाज नहीं आ रही है अजफर साहब? आ रही है आवाज? हाँ जी, आप आ रही है। हाँ हाँ जी, आप कहा जाए। देखिए, ये आपका स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन का तो कोई जवाब नहीं है। वहां पे सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति मन बना चुकी है और जो पूर्व में भी 2 अभी चुनाव हुए, उन चुनाव में आपने देखा कि एक जगह हम जीते और दूसरे जगह हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रही, हमारा वोट बैंक बढ़ा। तो यहाँ पर भी जो है ये इन लोगों में आपसी फूट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कोई कास्ट, क्लास, क्रीड, अगली पिछड़ी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती नहीं है। हम तो पार्टी विद डिफरेंस है और हम जो है सभी वर्ग के लोग हमको वोट दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा खिसकने का कहाँ सवाल है। हम कुर्नी में भी भारी मतों से हम जीतेंगे, क्योंकि देखिए आपको खुद समझ में आ रहा है कि जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं इनका बेस क्या है। ये एम और वाई समीकरण की बात करते थे, तो एम वाले लोगों ने इनको बता दिया कि भाई क्या हालत है। आप देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स में आपने दिखाया कि अकलियत तबके के लोगों ने भी जो है बताया कि भाई हम इनको वोट क्यों दें। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। उसी तरह से ये जो इन लोगों की अर्थमेटिक है वो केवल वोट बैंक पर आधारित है। लेकिन हम तो डेवलपमेंट और विकास का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश भर में काम कर रहे हैं और बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी हमने डेवलपमेंट और विकास को ही प्राथमिकता दी। और अगर सरकार की जो खामियां रहती थी, जो कमी रहती थी, हम सत्ता में रहने के बाद भी उन बातों को बोलते थे। तो इसीलिए कुर्नी विधानसभा के अंदर जो जनता है वो इस बात को समझ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, उसमें भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ उनके मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि लोग देख चुके हैं, जेडीयू की हालत देख चुके हैं। जेडीयू का तो उनका विलय हो जाएगा आरजेडी के साथ, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि जेडीयू का तो कोई जनाधार नहीं है, केवल ठग ठगई का काम कर रहे हैं। आज वो 2 साल से नई बात पैदा कर रहे हैं। 17 साल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस वक्त उनको भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त वो ये बात नहीं बोल रहे थे। आज वो बोल रहे हैं कि साहब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। भाई केंद्र के ही पैसे पर सारा काम आप बिहार में किए हैं। आज 2 महीने में आपको बातें समझ में आने लगी। और कुर्नी विधानसभा के अंदर मैं आपको बता दूं, वहां के जो लोग हैं वो देख रहे हैं इस बात को कि ये जो लोग विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को ही वो वोट दे करके वो आगे लाना चाहते हैं और उसका मैसेज देना चाहते हैं
आज बिहार के अंदर हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन हमारी भूमिका जनता के प्रति बहुत गंभीर है। हम जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, सत्ता में रहते हुए भी उठाए थे और आज भी उठाए। इसलिए पुणे विधानसभा की आवाम ने लगभग तय कर ली, केवल अब रिजल्ट आना बाकी। रिजल्ट में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पुणे में भी जीतेगी। जी बिल्कुल, हम आपकी बात से अभी सहमत तो नहीं होंगे, लेकिन हम अपने दोस्तों से जानना चाहेंगे। हमारे हसनैन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जी। असफर शमसी साहब कह रहे हैं कि मामला तो मेरे हक में है। आपका अनुभव क्या कहता है और आपके प्रचार में गए लोग क्या सूचना देते हैं आपको? खुशफहमी में रहना बड़ा अच्छा लगता है, रहना भी चाहिए, जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। पहली चीज मैं शमसी जी से एक जो उन्होंने कहा था उनका थोड़ा सा मैं उत्तर दूंगा कि बड़ा कितना प्यारे ढंग से इतना अच्छा समझा के ये बोल देते हैं कि भाजपा जो है न कास्ट, क्रीड, न धर्म, इस सबकी राजनीति नहीं करती है। तो मेरा एक ही प्रश्न है कि अमित शाह ने अभी गुजरात के रैली में किस बात के संबोधन किया था? थोड़ा शमसी साहब अच्छे से हमको समझा देंगे। देश में अगर कोई धर्म की राजनीति और कास्ट की राजनीति करता है तो वो सबसे ज्यादा जो भाजपा करती है, ये पूरा देश जानता है इस बात को। छोटे छोटे बच्चों से पूछेगा तो बता देगा। ये कहने की बात हम इस पर रोशनी नहीं डालना चाहते। दूसरा जो है, देखिए सारी चीजें जो स्पेकुलेशंस होती है, कोई भी जो अगर बिहार में जो राजनीति होती है उस राजनीति को कास्ट पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, धर्म सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि कुर्नी विधानसभा में लगभग जो 3,11,000 वोटर से ज्यादा ऊपर है, जिसमें कुशवाहा जो है, जो जातीय समीकरण है वो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, 40,000 के आसपास है, वैश्य 33,000 के आसपास है, सहनी 25,000 है, और लगभग 50,000 के आसपास जो दलित और उस वर्ग के हैं, और यादव 23,000 है, मुस्लिम 22,000 है, और जो है अच्छी खासी वाली कोरी कुर्मी भी इसमें है, और अगड़ी जाति के लगभग 45,000 के आसपास है। अब खेल इसी बीच में है, खेल जो अजल कुर्नी विधानसभा का खेल इसी के बीच में है, कौन किसके पक्ष में है। देखिए नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए जो काम किया है पिछले वर्षों में, जो है इस बात को सभी इस बात को मानते हैं, उनके चेहरे को मानते हैं। बीजेपी कितने भी हल्ला कर ले, कितनों भी कहना शुरू कर दे कि ये विकास नहीं हो रहा, वो विकास नहीं रहा, अगर अभी भी हमेशा मैं अभी कहता हूं कि नीतीश बाबू के बिना इनकी चल ही नहीं सकती ना। भाजपा ने अपने बिहार में कोई चेहरा बनाया है, चेहरा बना है तो जिसके साथ चले वो है नीतीश बाबू को, वो चेहरा अब महागठबंधन के पास आ गया है। उसके बाद जो है अभी इनसे जो सबसे बड़ा नुकसान इनको जो होता है, वीआईपी की जो नुकसान सहनी वोटर्स का जो उन्होंने किया है, सहनी जो वोटर्स थे, अच्छी खासी आबादी है वहां पे, सहनी के 25,000 है, और उसके अलावा सहनी ने वीआईपी ने नीलम कुमार को उतारा है जो कि भूमियार समाज के आते हैं। नीलम कुमार का जो है, याद कीजिएगा कि रघुशरण शाही परिवार से आते हैं, वो जगह 4 बार के विधायक हैं, और वहां जो है भूमियार जाति का अच्छा वर्चस्व भी है, अच्छी आबादी भी है, अच्छा इन्फ्लुएंस भी है, और उनके वो पोते हैं। और बोचहा विधानसभा में जो आपने देखा होगा कि भूमियार समाज पूरी तरह से नाराज था बीजेपी, जो अपने आप को कहता है कि वो कोर वोटर, कोई कोर वोटर इनका है नहीं, क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं, डराते हैं और लोगों को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करते हैं जज्बात से, तो इससे बिदकते हैं वो लोग। तो आज जो है भूमियार समाज भी इस बात को अच्छी तरह समझ गया है कि बच्चों को हमारे जो है रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबको चाहिए, बेसिक चीजें तो सबको चाहिए। इस बात को समझता है कि कब तक धर्म की बंडी बजाते रहेंगे, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे करके देश के विकास में ये करना है। तो ये चीज भूमियार समाज भी जो है उनसे नाराज है, और नीलम कुमार वहां पे उतरे हुए हैं, तो अच्छा खासा उनको नुकसान पहुंचाएंगे। फिर ये कहेंगे हमारे भाई कि एमआईएम, भाई एमआईएम तो भाई इनको सहारा चाहिए ही चाहिए, बिना इनके सहारे, एमआईएम के सहारे तो हमारे बीजेपी जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। उनको तो पता है कि अगर जितना उनका कटेगा उनका फायदा होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एमआईएम के अपने जनता के बीच में जाकर के कि आप सीट जिताए। आपने एक देखा कि गोपालगंज में आपके 12,000 वोट कटने की वजह से एक सीट चली गई, आज एक भाजपा की सीट है, जो आपका खुला हुआ दुश्मन है, जो आपके खिलाफ वो बातें करते हैं, दंगे की बातें करके कहता है कि मैंने ये काम कराया, सब कुछ सीधा कर दिया। ये मैसेज अमित शाह ने जो दिया है, इस बात को हम जाके बोल रहे हैं उनके बीच में, कह रहे हैं उनको, अब वो समझ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम, हाँ भाई ये तो बात सही है कि कितना कुछ कर लो तो भाजपा तो हमारा जो है हमारे खिलाफ ही वो इस तरह की बातें करेंगे, जो हमें शरण देने वाली है तो आरजेडी है, जदयू है और कांग्रेस है। तो इन सब चीजों के बीच में हम रहेंगे तो हमारी सुरक्षा भी होती है। तो इस बात को हम समझाएंगे कि आप एमआईएम को अगर आप वोट देंगे या उनको वोट कटवा कर बनाएंगे तो सीधे सीधे भाजपा को फायदा होता है। तो इस बात को हम जाके वहां करें।
तो अगर नक्शल में आप देखें, हमारा जो नुकसान करने वाले जो एमआईएम जो थी, जिसको सबको इस बात पर लग रहा है, वो हम उसको बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और डेफिनेटली है जो है वो मिनिमाइज होगा, और महागठबंधन का जो है हम लोग वोट शेयर भी बढ़ेगा इस बार, अच्छे अच्छे खासे वोट से हम लोग जीतेंगे। ये सारा जो कैलकुलेशन है, जो सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी है, इसी मुद्दे पे सारी पार्टियां काम करती हैं, हम लोग भी इसी पे कर रहे हैं, और हर अपना जो वोटर्स है उसको अपने पाले में जमा के रखने की कोशिश करें। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ कोई गोपालगंज की जैसा जो है कोई इमोशनल कार्ड नहीं है, कोई उसके किसी जो उसके साथ जो जुड़ा हुआ था इमोशंस, वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ लोकल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन में जो जनता होती है अपने सरकार के साथ जाती है, और सरकार से जाने का भी वजह इसको पता है कि एक सीट जीतने हारने से जो है मैं कोई सबक जो है सरकार को सिखा नहीं सकता, बल्कि मैं सरकार के साथ रहने से हमें फायदा है कि हमारे विकास में योजनाएं। तो ये जनता इस बात को समझती है, वो मूर्ख नहीं होती है, और इसलिए इस पक्ष में वोट देगी, मुझे पूरा यकीन है इसका। जी बिल्कुल। राजीव जी, मेरा आपसे सवाल होगा, आपने सबको सुना भाजपा और महागठबंधन की तरफ से हसनैन जी का वक्तव्य, दोनों अपने अपने पाले में कह रहे हैं कि जीत हमारे कब्जे में है, और सारे लोग जो नाराज हैं या जो आधार वोट है उन्हें मनाया जा चुका है और वो उनके पक्ष में है। आप बतौर विशेषज्ञ क्या देखते हैं कुर्नी उपचुनाव में, क्या चीज है जो लोगों को जीत दिला देगा और जिसके दूसरे तरफ जाने से हार जाएगी पार्टी? कौन सा ऐसा बिंदु? टीवी डिबेट में कहना और फील्ड में जो स्थिति है उसमें काफी अंतर होता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो कुर्नी जो चुनाव हो रहा है, वहां पे उपचुनाव हो रहा है, मैं उसको उपचुनाव नहीं मानता हूँ, मैं उस उपचुनाव से ज्यादा मानता हूँ वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के भविष्य को तय करेगा कुर्नी। क्योंकि देखिए, कुर्नी में जो है वो प्रतिष्ठा का सवाल है, और मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा है वो नीतीश कुमार और जदयू की है। अगर वो मान लेते हैं कि अगर वो भाजपा, अगर ये सीट भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा है, अगर ये भाजपा ये सीट जीत देती है, महागठबंधन ये सीट हार जाता है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें काफी सारे एंगल हम हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में हम बिहार की राजनीति में काफी सारे परिवर्तन भी देख सकते हैं। इसलिए मैं इस चुनाव को चुनाव नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये चुनाव जो है ये बिहार की राजनीति के भविष्य को तय करेगा। अब रही बात कि वहां पे क्या, कल मेरी जदयू और भाजपा के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, तो देखिए जैसे प्रवक्ता जो कह रहे हैं टीवी डिबेट में कि हम जीतेंगे, उनकी मजबूरी भी है, टीवी डिबेट में कहना पड़ता है, लेकिन जो फील्ड में है, जो राजनीतिक दलों के जो वहां पे नेता लगातार काम कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि देखिए नेक टू नेक फाइट है। पिछला भी विधानसभा जो वहां पे हुआ था, वहां जो अंदर जीत का जो अंतर है 752 वोट से जीते थे, तो वहां नेक टू नेक फाइट है वहां पे। और वहां पे देखिए, अगर मैं कहता हूँ सबसे जो ज्यादा प्रतिष्ठा है, देखिए अभी 4 महीने पहले बीजेपी और जेडीयू साथ में थे, अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो जदयू के बारे में, नीतीश के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, जो भी हमारी मजबूरियां हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए 2 तारीख को जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक साथ जो है ऐसी सूचनाएं आ रही है कि 2 दिसंबर को वो साथ में सभा ही लेंगे, क्योंकि वो साथ में दिखाना चाहेंगे कि देखिए हम लोग दोनों साथ में हैं, मन मिला दल तो मिला है, लेकिन हमारा मन भी मिला है, दिल भी मिला है। क्योंकि देखिए बार बार जो है मुस्लिम समाज वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसको वोट करें, किसको वोट नहीं करें। इसलिए एक प्रतिष्ठा का विषय है। और एक भाजपा के नेता ने तो कल 1-2 दिन पहले ये बयान इतने उत्साह में आ गया कि कह रहे थे कि अगर वो जेडीयू चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू बिखर जाएगा, जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मैं कहता हूँ इस बात की मैं संभावना से मैं इनकार भी नहीं करता हूँ कि जो पार्टी जीतेगा, मैं अगर भाजपा जीती तो उसका मोरल और कॉन्फिडेंस मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि विधानसभा चुनाव में वो खुद भी, अगर कल को नीतीश कुमार वापस आना भी चाहे, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी साथ में आना के लिए स्वीकार करेगी। इसलिए ये जो है, और वहां जो देखिए जातिगत, देखिए वहां पे मैं अभी भी मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वहां जो मुख्य लड़ाई है वो 2 दलों के बीच में है। मनोज कुशवाहा जो जेडीयू से हैं और केदार प्रकाश गुप्ता जी, उन दोनों के बीच में है। मुकेश सहनी जो है वो देखिए उन्होंने क्या है कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि नीलाभ कुमार को उन्होंने वहां पे एज ए प्रत्याशी उतारा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कितना फैक्टर काम करता है, क्योंकि नीलाभ कुमार जो है भूमियार जाति से हैं। और एक बात मैं आपको जोड़ना चाहूंगा चंदन जी की, मनोज कुशवाहा और केदार प्रकाश गुप्ता के जो है वहां पे लोकल लोगों में काफी आक्रोश है। दोनों वहां पे एमएलए रहे, मंत्री रहे, लोकल लोग वहां कहना है कि देखिए आते हैं, जीत जाते हैं, काम नहीं करते हैं, आते नहीं है। लेकिन नीलाभ कुमार जो है वो, उनकी छवि अच्छी है, उनके परिवार की भी छवि अच्छी है। तो नीलाभ कुमार जितना वोट लेंगे उतना नुकसान वो भाजपा का करेंगे। ओवैसी जितना वोट लेंगे, ओवैसी के जो प्रत्याशी वहां मृत्युजा है, वो जितना वोट लेंगे वो महागठबंधन का नुकसान करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फील्ड में जो है नेक टू नेक फाइट है, और ये जो चुनाव परिणाम है बिहार के भविष्य की राजनीति को तय करेगा। जी बिल्कुल। शमसी साहब,
देखिए, कहने को तो हम लोग भी मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का नारा है, और नरेंद्र मोदी जी जातीय आधार पर वोट नहीं मांगते हैं, वो अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो पिछड़ा हुआ है और अभी भी जातीय जगरण से नहीं निकल पाया है। और आपका सबसे जो कोर वोटर है भूमिहार, वो अभी मल्लाह, ये कह सकते हैं कि सहनी की पार्टी वीआईपी से खड़ी है। आपने मोकामा में देखा होगा, आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, आप 3,000 से 63,000 पहुंचे, लेकिन वही आपका आधार वोट बट गया तो आप चुनाव हार गए। तो क्या लगता है शमशी साहब, क्या आप इस आधार वोट को बिखराव से रोक पाएंगे? क्योंकि जातीय जकड़न तो सत्य है इस बिहार का, आप उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। जी शमशी साहब। देखिए, ये जो पार्टियां बिहार के अंदर कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की जो पार्टियां हैं, इनकी पूरी बुनियाद ही वोट बैंक की राजनीति रही है और वो उसी एंगल से देखते हैं। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये लोग इसी किस्म की बात करते थे, चाहे वो सपा हो बसपा हो, लोगों को ये लगता था कि ये जाति समीकरण है और उस आधार पर होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को महसूस किया और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी डेवलपमेंट और विकास को दिया। आज जो बात आप कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में खुद आपको ये लगेगा कि जो बात आज हम बोल रहे हैं उससे इतर होगा। अब जो है बिहार की जनता भी इस बात को महसूस कर चुकी है और देख चुकी है, वर्किंग को देख चुकी है। बिहार की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि महागठबंधन के अंदर और खास करके जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो जब किसी व्यक्ति की, बैंक भी किसी को लोन देता है तो वो साख पर देता है। अगर आपकी साख है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो बैंक आपको लोन दे देता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप उस पर बिजनेस कीजिए। लेकिन जब एक बार आपकी साख खत्म हो जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि साहब आप तो पलटू राम हैं, आप आज यहाँ हैं कल वहां हैं, आप उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने कहा था कि आपके पेट में दांत है, जिन लोगों ने वो आज आपके साथ हैं, आप वो लोग, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तो मैं बीजेपी ने नहीं कहा था, आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, उन्होंने कहा था और कहे कि मैं ऑपरेशन करना जानता हूं कि पेट के दांत को कैसे निकाला जाता है। लालू जी ने क्या कहा था? लालू जी ने कहा था कि जिस तरह सांप साल में 2 बार कचरी बदलता है, उसी तरह नीतीश जी 2 बार कचरी बदलते हैं। ये बीजेपी ने तो नहीं कहा था। तो बिहार के लोगों ने इस बात को महसूस किया है और आज उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। यही कारण है कि वो कभी बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, कभी उप प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, कभी मैं राष्ट्रपति का कैंडिडेट हूँ, कभी उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट हूँ, और जहां जाते हैं वहां भी लोग उनको नोटिस नहीं ले रहे हैं। बिहार के अंदर में भी जो दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री आए थे, आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या स्थिति थी। माननीय मुख्यमंत्री उठ रहे हैं, वो पकड़ के हाथ बैठा रहे हैं, उठ रहे हैं वो बैठा रहे हैं। कुल मिलाकर के जहां तक जेडीयू का सवाल है और माननीय नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ाया। जिस वक्त समता पार्टी की क्या हैसियत थी, कितनी सीटें थी, या जो पहले चुनाव हुए थे उसमें कितनी सीटें आई थी बीजेपी को और जेडीयू को, ये तो ऑथेंटिक चीजें हैं, ये तो डाटा की चीजें हैं। या लास्ट टाइम भी जो चुनाव हुआ उसमें क्या आया? तो ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि मेरे पास ये जाति है वो जाति है। अरे भाई, पूरे देश के अंदर जनता ने जनादेश दिया और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार आई। तो आप बोलेंगे कि आप इसका माने जनादेश को आप नकार रहे हैं। जनता ने जो जनादेश दिया वो इसीलिए दिया। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनी है। अगर आप इतिहास को पन्नों को उठा के देखेंगे तो कांग्रेस के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टेबल अगर किसी ने सरकार दिया है तो वो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है। तो अब ये बोलने से नहीं काम चलेगा कि साहब हमने तो सिद्ध किया है। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम देखिए पसमानदा समाज की बात करते हैं। हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने देश का राष्ट्रपति पसमानदा समाज से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। ये लोग अकलियत की बात करते हैं। हमने पसमानदा समाज से, गुज्जर से, कश्मीर से भी राज्यसभा में हमने एमपी दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर सेवरल एग्जाम्पल्स हैं। हम वोट बैंक के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं,
बल के तथ्यों के आधार पर, और इस बात को देखते हैं कि जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, पसमानदा हो, फकीर हो, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब इन लोगों को बेचैनी है, इनकी जो वोट की अर्थमेटिक थी वो अर्थमेटिक बिल्कुल खत्म हो गई है। और वोट की जब अर्थमेटिक खत्म हो गई है, अभी आपने देखिए कि 2 दिन पहले ही एक मीटिंग हुई थी पसमानदा समाज की, क्या जनता दल यूनाइटेड के जो एमएलसी हैं क्या बोले थे, उन्होंने तो खुलेआम मन से बोला। तो कहने का मतलब ये है कि केवल बोलने से नहीं होता है, कथनी और करनी होनी चाहिए। हम करके दिखाते हैं, हम सबके डेवलपमेंट की बात, अब वो नहीं चलेगी। आज ये बोल रहे हैं कि ओवैसी जी की पार्टी को कह रहे हैं कि ये वोट काटने वाले हैं। अरे भाई, एमसीडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एमसीडी डिस्ट्रिक्ट से मेरी मुराद है माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, वहां से तो वो जीते थे। किसने उनके साथ किया? इसका मतलब है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं अक़लियत समाज के लोगों को। अगर अक़लियत समाज का लोग कहीं पर खड़ा होता है तो आप डाइवर्ट करके बोलते हैं कि वो वोट काट रहे हैं। तो किसने किया? अगर एमसीडी डिस्ट्रिक्ट में ओवैसी जी की पार्टी डायरेक्ट आई, आपने उसको तोड़ने का काम किया। आप अक़लियत के ना हितैषी हैं, आप किसी के हितैषी नहीं है। इसीलिए ये लोग वोट की अर्थमेटिक करते रहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहे, अलग अलग जाति की बात करते रहे। वहां की जनता ने कुल मिला के ये मन बनाया है कि वो डेवलपमेंट और विकास को वोट देगी। और आप देखेंगे आपके ही चैनल पर हम लोग आएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्वी विधानसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ विजय प्राप्त करेगी। केवल बोलने से नहीं होता है, भाई गरिमा में झांक के देखिए ना। हम सब्जी साहब फिर आएंगे आपके पास में। ये हसनैन जी, इन्होंने 2 बातें उठाई शमसी साहब ने। एक तो यह कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, इसलिए अब जनता उनको उनके मामले में आने वाली नहीं है। दूसरा, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने जातीय जकड़न को समाप्त कर दिया और अब बारी बिहार की है और हम यहाँ जातीय जकड़न को समाप्त करेंगे और हो सकता है कुर्मी उसका उदाहरण बने। और तीसरा सवाल वो कह रहे हैं कि आज नीतीश कुमार जी जिस दल के साथ में, जिस गठबंधन के साथ में गए हैं, पूरी राजनीति उन्होंने उनके विरोध में की है, तो जो तफरका मुकामा में दिखा वो यहाँ भी दिखेगा। आप इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर हसनैन जी? देखिए चंदन जी, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा सा शमसी जी की बातों का मैं उत्तर दे दूं। शमसी जी इतना एक्साइटेड होकर के बातें कर रहे हैं, कभी लगता नहीं है कि कभी ये माइनॉरिटी समाज के बीच में ये वक्त गुजारते हैं। दूसरा चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या भाजपा जो आने वाले आगामी चुनावों में शमसी जी को कहीं से टिकट देने वाली है? हमको नहीं लगता अभी तक किसी को दी है, तो इनको भी देगी। खैर, कोशिश कर ले बेचारे, जितनी तारीफें करेंगे बेचारे शायद कुछ ना कुछ जगह पे बने रहेंगे। रहा देखिए एक्चुअली है क्या कि नीतीश बाबू की क्रेडिबिलिटी, ये अभी देखिए एक नया एक तर्ज शुरू हो गया है, विलय की राजनीति। आप एक देखिए, बीजेपी बहुत महारथी है डाइवर्जन पॉलिटिक्स खेलने में, लोगों को डाइवर्ट करने में, मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए। मुद्दे होने चाहिए विकास। इतना विकास हुआ कि देश जो है सबसे पुअरेस्ट कंट्री में से आ गया। इतना आर्थिक स्थिति बढ़ी कि भाई देश का जो है रिजर्व जो है घट गया 8-8.5 लाख करोड़ से लेकर घट के 5 लाख करोड़। इतना विकास हुआ कि इनके जो प्रोपेगेंडा क्रिएट के जरिए कि मोदी जी लास्ट होप फॉर द वर्ल्ड हो गए, इतना विकास हुआ। ये सारा जो प्रोपेगेंडा जो क्रिएट करते हैं ना, लोगों को पता लगता है, जिससे बदनामी होती है। और ये जिस चेहरे पे यहाँ आके चुनाव लड़ते हैं, बताइए ना बिहार में इनका कौन सा चेहरा है जो नीतीश बाबू के हिसाब में या तेजस्वी के हिसाब में कोई इनके सामने आ जाता है, या लालू प्रसाद यादव, कोई है ऐसा चेहरा? हर जगह जाते हैं तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लेके आए। अब वाद परिषद का भी चुनाव होगा ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ले आएंगे यहाँ पे कि वही वाद परिषद का भी करेंगे। तो ना इनके पास एक कोई चेहरा है। और जब तक ये जो राजनीति इनकी जो है 5-6 मुद्दे पे जो होती है, उससे पे जब तक ये सिमटे रहेंगे तो इनको थोड़ा बहुत फायदा नजर आता है। लेकिन अब थक चुके हैं लोग, समझ गए, थक चुके हैं। उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए शिक्षा, उनको चाहिए सड़क, उनको चाहिए बिजली, उनको पानी, उनको चाहिए आत्मसम्मान। इन सारी चीजों पे आजकल लोग तलाश रहे हैं। आज हम लोगों से बीच में मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो ये उनको लगता है कि यार भाजपा तुम्हें या 3-4 मुद्दों के अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो ये सब जो ये सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना, ये साफ, लेकिन कितने सारे लोग इनको शब्द मिलते हैं। मैं नहीं चाहता इसकी यहाँ से इस बातों को मैं बार बार उठाऊं कि देखिए, असल समझना है बिहार के लोग, बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो विकास है, बिहार के लोग करेंगे, बिहार की जनता करेंगी। अब बिहार के बहुत सारे तो वादे किए थे, हमारे विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो विशेष राज्य का
ये कहना, ये सिर्फ जो है भाजपा के लोग कहते हैं, कितना किया ये बात मुझे पता है। आप दूसरी चीज कहते देखिए, नीतीश बाबू का जो अपनी कैपेबिलिटी है वो बनी हुई है, बल्कि उसमें और बढ़ोतरी होगी। एक ओबीसी क्लास का जो है लोग यहाँ पे आकर के उसको अपने आसम्मान दे रहा है सबको, वो आकर के यहाँ पे जो है लोगों को अपने बातें कर रहा है, जो कुछ मिलकर इस बात को वो समझते हैं। तो इसलिए जो है कि एक पूरे जो है पूरी ओबीसी समाज एक जगह पूरी आ गई है, साथ साथ में जो कांग्रेस के लोग जो फॉरवर्ड हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो भी आज सामने आ जो है, माइनॉरिटी भी हमारे साथ है। और दलितों के साथ जो बात होती है, जो आप कहेंगे पासवान जी का जो चिराग पासवान जी का जो वोट है, शेयर है, बहुत ज्यादा उनके नहीं है। पूरे जो पासवान समाज जो लगभग देखिए महागठबंधन के साथ है, जो कि नीतीश बाबू के साथ है, जो महादलित उन्होंने बनाया था। तो ये चीज को आप समझने की कोशिश करें। आप कितनी ही बात करें बच्चियों को रोजगार देने, ये स्कीम जो है स्कॉलरशिप वाला देने वाला, ये सारी चीजें किसने शुरू की थी? ये सारी नीतीश कुमार ने, उनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। आप भले ये नया एक प्रोपेगेंडा बना करके, नई एक चीन बना करके आप विलय की बात क्यों करते हैं आप बार बार? क्योंकि आप उनके चेहरे को धूमिल नहीं कर सकते, उनके चेहरे को जो कम शांत नहीं कर सकते। रहा बात ये कि आगे अगला जो है देश के जो बिहार का जो है राजनीति जो तय होने वाली है, देखिए इतना जल्दी बिहार की राजनीति तय नहीं होती। इस उपचुनाव से जो है मात्र एक है, अभी बिहार के इलेक्शन में 2025 है, 25 में अभी बहुत समय है इस चीज को, उसके पहले 24 का समय है, 24 में देखिए 24 में उसके क्या होता है। तो ये सब चीजों को इतना जल्दी ये बिहार में नहीं मानता, ये एक उपचुनाव है और यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से जीतने वाले हैं। पूरी गठबंधन में जो है उसका जो शेयर है हमारा, बहुत अच्छे से जीतेंगे। ये हमारा जो महागठबंधन की तरफ ही हम लोग इसको सीट मिलने वाली है। जी बिल्कुल। राजीव जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जातीय जकड़न तोड़ने में भाजपा कामयाब हुई है, उसकी कोई बू आपको बिहार से मिलती है? और दूसरा यह है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार जब महागठबंधन में गए हैं तो वो अपना यूएसपी खो चुके हैं? क्या आपको क्या लगता है इन चीजों का कि इस उपचुनाव में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जी राजीव जी। देखिए, अभी तो बिहार में जो है, मैं तो तहे दिल से चाहूंगा कि यूपी और बिहार के पिछड़ेपन का कारण ही यही है कि हमेशा यहाँ पे जाति के आधार पे वोट और राजनीति होती है, विकास के आधार पे नहीं होती है। तो मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो यूपी में जो हुआ है वो बिहार में भी हो, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं दिखा। और जहां तक देखिए जाति की जो बात है, वहां जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आपको याद होगा इसी वर्ष जो है कुडनी के बगल में बोचाहा में विधानसभा चुनाव हुआ था, और बोचाहा में जो है भूमियार जो है वो निर्णायक भूमिका में थे। ये भूमियार जो जाति है, आपने देखा कि बोचाहा में काफी करारी हार हुई, क्योंकि भूमियार जाति जो मोस्टली भाजपा के वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन बोचाहा में देखिए आप हार हुई। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कुडनी में जीतेगा वही जो अपनी वोट बैंक को एकत्रित करेगा, वो जिसके वोट बैंक में सेंधमारी ना हो और अपने बात को समझाने का प्रयास करे। देखिए बार बार देखिए जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। अब मुझे लगता है 2 तारीख को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक मंच पे इसलिए आ रहे हैं कि वो जनता को समझाना चाह रहे हैं कि देखिए हम एक मिले हैं, हमारा दिल भी मिला है। वहां पे देखिए जहां तक कुडनी की बात है, कुडनी में देखिए 40,000 भूमियार वोट है, 23,000 वहां पे मुसलमान वोट है, 22,000 यादव वोट है। लेकिन देखिए आप हमने ये नोटिस किया है कि भाजपा जो है वीआईपी जो मुकेश सहनी पे काफी आक्रामक रहती है। इधर जो महागठबंधन है वो ओबीसी पे काफी आक्रामक होती है, क्योंकि दोनों को पता है जो मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार है नीलाभ कुमार, वो जितना वोट पाएंगे उतना नुकसान भाजपा को होगा, और महागठबंधन जो है मुर्तुजा जो ओबीसी के उम्मीदवार है, वो जितना वोट ले जाएंगे उतना नुकसान महागठबंधन को होगा। इसलिए हमने देखा कि महागठबंधन जो है वो ओबीसी को बी टीम कहती है भाजपा की, और जो भाजपा जो है वो मुकेश सहनी को बी टीम कहती है। तो मेन देखिए कुंडली में जीतेगा वही जो अपने वोट बैंक में सेंधमारी ना होने दे और अपने जो दूसरे के वोट को भी ले ले। देखिए भाजपा का ये प्लान था कि वहां भूमियार वोट को एकजुट रखें और वेस्ट के वोट से वो जीत जाएंगे, लेकिन वहां जो है जो मुकेश सहनी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला कि उन्होंने क्या नीलाभ कुमार जो वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता है, अच्छी छवि है उनकी, उनको उन्होंने वोट दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो गणित है वो कहीं ना कहीं वहां से खराब हुआ। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा जो एआईएम का जो प्रभाव है, ओबीसी का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से जो है गोपालगंज सीट जो है महागठबंधन हार गई, और महागठबंधन अगर कहीं ना कहीं ओबीसी पे अगर उसने कार्ड नहीं ढूंढा तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत समस्या होने वाली है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो कुंडली जो है उपचुनाव जो है अभी नेक टू नेक फाइट है वहां पे। ये कहना कि वहां पे कोई भी उम्मीदवार अभी कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि हम जीतेंगे, दावे अपने अपने होते हैं, लेकिन जो फील्ड पे सच्चाई यही है कि वहाँ नेक टू नेक फाइट है और वहाँ एक एक वोट गिनती है। जाहिर है राजीव जी कि दावे सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन इतना तो तय है
कि मोकामा विधानसभा से सीख लेकर के अब नीतीश जी और तेजस्वी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, शायद यह बताने के लिए कि हम दोनों का दिल भी मिला हुआ है। और बहरहाल भाजपा का अपना एक संदेश है कि हम किसी जातीय जकड़न में नहीं है, हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं और हमारा वोट बैंक जो है वो स्थिर है। वहीं हसनैन जी कह रहे हैं कि सारी चीजें सुलझ गई है, हम अपने अपने वोट को बिखरने नहीं देंगे, चाहे ओवैसी की टीम जो भाजपा की बी टीम है उस समस्या से भी हम उलझेंगे और यह समस्या से तब तक उलझेंगे जब तक कि बिहार विधानसभा का अगला चुनाव जो आएगा हम उसमें दुरुस्त न हो जाएं। तो जाहिर है हम 5 दिसंबर को मतदान के दिन देखेंगे क्या होता है, फिर हम मिलेंगे 5 दिसंबर को, फिर आपसे बात करेंगे कि दरअसल किसने क्या कहा और किसकी बातें कितनी सच हुई। तो नमस्कार, फिर अगले दिन मिलेंगे किसी नए विषय पर आपके साथ। धन्यवाद।